हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 4 अक्टूबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होता है, जो भी की पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंचे। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया। यानी जर्मन एकता दिवस जो है जर्मनी से रिलेटेड है, तो जर्मन एकता दिवस ये कब मनाया गया। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 3 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो जर्मन यूनिटी डे जो कि 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मनाए जाने का कारण क्या है, हिस्ट्री यानी इतिहास में क्या कुछ ऐसा रहा है जिस कारण से ये जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछा जाता है तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासकर यहाँ से कुछ जीके के प्रश्न भी निकल करके पॉइंट निकल करके सामने आएंगे, जैसे कि विश्व युद्ध के बारे में और भी कई की पॉइंट्स हैं। तो इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी जो था वो 2 राज्यों में विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी 2 राज्यों में विभाजित हुआ तो एक जो था राज्य उसमें एक साम्यवादी पूर्वी जर्मनी था और दूसरा जो था वो लोकतांत्रिक पश्चिमी जर्मनी था। इस प्रकार से जर्मनी 2 राज्यों में विभाजित हुआ। इन दोनों के बीच में एक दीवार बनाई गई, यानी कि जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी इनको डिवाइड करने के लिए बीच में एक जो दीवार बनाई गई, उस दीवार का नाम जो नाम था वो बर्लिन वॉल रखा गया। यानी कि जो वो दीवार बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था बर्लिन वॉल। फिर आगे चल करके वो दीवार गिरा दी गई, यानी कि वो जो दीवार बनी थी वो हटा दी गई, गिरा दी गई। तो आगे हम फिर बात करें कि ये 3 अक्टूबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो जब दीवार गिराई गई उसके बाद 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का आधिकारिक रूप से पुनः एकीकरण हुआ। यानी 3 अक्टूबर को ही सन 1990 को जर्मनी का जो पुनः आधिकारिक रूप से एकीकरण हुआ, उसी डेट को यानी 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को 2 राज्यों में विभाजित किया गया, एक राज्य बना साम्यवादी पूर्वी जर्मनी, दूसरा राज्य बना लोकतांत्रिक पश्चिमी जर्मनी और इन दोनों राज्यों को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई जिसका नाम रखा गया बर्लिन वॉल। अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप जानते होंगे। तो बर्लिन वॉल जो दीवार थी आगे चल करके उसको गिरा दिया गया। फिर 3 अक्टूबर 1990 को इन दोनों राज्यों को और पूरे जर्मनी का आधिकारिक रूप से पुनः एकीकरण हुआ और तभी से 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। तो ए ऑप्शन है गुलवीर सिंह, बी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन है अवनी लेखरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गुलवीर सिंह हैं इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। आगे हम डिटेल में अगर हम बात करें तो गुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। इनकी उम्र है 26 साल। तो 26 वर्षीय जो ये खिलाड़ी हैं गुलवीर सिंह, इन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। यानी कितने कम समय में ये एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जीतने वाले ये एक हिसाब से इन्होंने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है कि 13 मिनट और 11.82 सेकंड के अंतर्गत इन्होंने अपना ये नया रिकॉर्ड बनाया। ये जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो जापान के वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल जो टूर है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और कब हुआ, तो 28 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया और गुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो IIFA अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला।
तो अभी हाल ही में IIFA आईफा अवार्ड जो हैं उनकी घोषणा की गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। तो ए ऑप्शन है जवान, बी ऑप्शन है एनिमल, सी ऑप्शन है 12th फेल और डी ऑप्शन है सैम बहादुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी एनिमल मूवी को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल में भी देखिए तो IIFA अवार्ड्स 2024 एनिमल स्वीप्स द अवार्ड, यानी बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो एनिमल फिल्म को मिला हुआ है। आगे हम बात करें तो आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल मूवी ने जीता। और अगर हम अन्य अवार्ड के बारे में बात करें जो आईफा अवार्ड मिले हुए हैं, तो सबसे पहले हम एनिमल मूवी की बात करते हैं, किसको किस किस कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड मिले। तो बेस्ट फिल्म के लिए एनिमल को अवार्ड मिला, जिसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, इन लोगों को ये जो अवार्ड है वो दिया गया। फिर इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अनिल कपूर को मिला अवार्ड एनिमल फिल्म के लिए। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए बॉबी देओल को ये अवार्ड मिला, जो कि एनिमल फिल्म के लिए ही था। फिर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए भूपिंदर बब्बल को मिला अर्जुन वैली के लिए, जो कि एनिमल मूवी के लिए था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 4-5 जो अवार्ड थे वो अकेले एनिमल फिल्म को मिले, जिसमें से बेस्ट फिल्म का अवार्ड शामिल था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म का अवार्ड शामिल था, बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का अवार्ड शामिल था और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का भी जो अवार्ड है वो एनिमल जो फिल्म है उसको दिया गया। आगे कुछ और अवार्ड की बात करें तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वो शाहरुख खान को मिला जवान फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था वो रानी मुखर्जी को मिला मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस फिल्म के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आईफा अवार्ड जो आए हैं, आगामी कोई भी परीक्षा होगी एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप ये जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं इनको आप याद रखिए, और अगर कहीं नोट करना है तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बी वनलाल वन्ना किस देश में राजदूत बने। यानी जो बी वनलाल वन्ना है ये किस देश में भारत के राजदूत बने हुए हैं। तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है कंबोडिया, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंबोडिया देश में भारत के जो राजदूत बनाए गए हैं वो है बी वनलाल वन्ना। ये कंबोडिया में राजदूत बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यही है बी वनलाल वन्ना। और अगर हम डिटेल में बात करें तो आगे बढ़े तो बी वनलाल वन्ना को कंबोडिया साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, या अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। ये 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी हैं, और वर्तमान में मंत्रालय में ये संयुक्त सचिव हैं, यानी वर्तमान में जो मंत्रालय है उनके ये संयुक्त सचिव हैं। और 1998 बैच के ये IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी हैं। इससे पहले यानी कि जो कंबोडिया है वहाँ पर इससे पहले देवयानी उत्तम खोबरागडे जो थे वो कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में वहाँ पर ये नियुक्त थे, और उनके स्थान पर अब बी वनलाल वन्ना को कंबोडिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा मेडल जीता। तो ए ऑप्शन है कोई पदक नहीं, बी ऑप्शन है स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन है रजत और डी ऑप्शन है कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कांस्य पदक। तो हाल ही में जो IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया उसमें धनुष लोगानाथन ने कांस्य पदक जीता हुआ है, कांस्य का पदक इन्होंने जीता है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत के धनुष लोगानाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 55 किलोग्राम में कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। ये जो आयोजन है यह स्पेन के लियोन में किया गया, यानी कि इसका आयोजन स्पेन के लियोन में हुआ। 17 वर्ष के इनकी उम्र है धनुष लोगानाथन की, और 17 वर्षीय जो धनुष लोगानाथन हैं इन्होंने वेट लिफ्टर में कांस्य पदक के लिए कुल 231 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया, जिसमें से 107 का स्नैच और प्लस 124 किलोग्राम का क्लीन एंड जर्क जो वजन था, वेट था, वो इसमें शामिल है, और कुल इन्होंने 231 किलोग्राम का भार इन्होंने उठाया। जो धनुष हैं धनुष लोगानाथन, इन्होंने स्नैच में कांस्य पदक जीता और क्लीन एंड जर्क में ये 13वें स्थान पर रहे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब स्नैच वाला भार उठाना था उसमें इन्होंने 107
किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक इन्होंने जीता। फिर क्लीन एंड जर्क का जो था उसमें इन्होंने 124 किलोग्राम का भार उठाया, उसमें ये 13वें स्थान पर रहे। तो इस प्रकार टोटल इन्होंने 231 किलोग्राम का भार इन्होंने उठाया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की मृत्यु हुई है? यानी अभी हाल ही में हेलेन तूफान जो काफ़ी ज़्यादा तबाही जिसने मचाई है, उसके द्वारा यानी हेलेन तूफान के द्वारा किस देश में 52 लोगों की मृत्यु हुई है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है पोलैंड, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका में हेलेन तूफान आया हुआ है जिसके कारण अमेरिका में 52 लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हैं, आर्टिकल में भी क्या कुछ स्थिति रही है, क्या कुछ समस्या यहाँ पर रही है ये हेलेन तूफान के कारण। डिटेल में बात करें तो अमेरिका में जो आए हेलेन चक्रवात है, इससे 5 राज्यों में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात का जो सबसे ज़्यादा असर है वो साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में देखने को मिला है, यानी कि जो अमेरिका का साउथ कैरोलिना है और जॉर्जिया है, यहाँ पर हेलेन चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। और नॉर्थ जो कैरोलिना है वहाँ के कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है, यानी कि भूस्खलन की भी खबरें निकल करके सामने आई हैं। बात करें तो फाइनेंशियल कंपनी जो है मूडीज, इन्होंने बताया है कि हेलेन चक्रवात की वजह से अमेरिका में 2,51,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये फाइनेंशियल कंपनी है मूडीज जो कि खासकर रेटिंग वगैरह जारी करती है। तो इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, ये जारी किया गया है कि हेलेन चक्रवात की वजह से अमेरिका में 2,51,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बढ़ेंगे अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो ये ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से संबोधित किया गया। आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने न्यूयॉर्क में 79वें UNGA के उच्च स्तरीय सत्र को इन्होंने संबोधित किया, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो उच्च स्तरीय सत्र आयोजित हुआ उसके अंतर्गत इन्होंने संबोधित किया। विषय क्या था संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत? तो विषय था कोई पीछे न रह जाए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास, मानवीय गरिमा के उन्नयन के लिए मिलकर काम करना, ये इसका विषय था। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने डोमिनिका के अपने समकक्ष विंस हेंडरसन के साथ बैठक की सह अध्यक्षता भी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने L79 यानी L69 और C10 समूह की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ इन्होंने भाग लिया? तो ये ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है जेनेवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने L69 और C10 समूह की जो संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक हुई उसमें इन्होंने भाग लिया। आगे हम बात करें, यहाँ आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, ये L69 एंड C10 ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि न्यूयॉर्क में हुई 26 सितंबर 2024। डिटेल में बात करें तो एस जयशंकर प्रसाद ने L69 और C10 राष्ट्र समूहों की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया। L69 जो है ये वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो थी वो सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस के जो प्रधानमंत्री हैं रॉल्फ ई गोंजाल्विस, इन्होंने L69 के प्रवक्ता के रूप में की। यानी कि अध्यक्षता किसने की? जो L69 की जो मंत्री स्तरीय बैठक थी तो इसकी अध्यक्षता सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के जो प्रधानमंत्री हैं रॉल्फ ई गोंजाल्विस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की और प्रवक्ता के रूप में ये इसके अध्यक्ष रहे। जयशंकर प्रसाद ने स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में सुधार की भी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यानी कि जो स्थायी और अस्थायी श्रेणियां हैं उनमें जो सदस्य शामिल हैं, सदस्य देश शामिल हैं, जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य हैं, उन पर भी इन्होंने बताया कि इसमें भी जो कुछ भी सुधार की आवश्यकता है उसको सुधार करना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी बात में बताया। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में
कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज किया, यानी कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को इसने खारिज कर दिया है। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आगे हम डिटेल में बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के कस्तूरी रंगन जो समिति है, कस्तूरी रंगन जो कमेटी है, इसको कर्नाटक राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डिटेल में हम बात करें तो कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और जो कस्तूरी रंगन जो समिति है, कस्तूरी रंगन की जो ये रिपोर्ट आई हुई है, तो कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% को परिस्थितीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। यानी कस्तूरी रंगन समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताया गया था कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का मतलब आप अगर मैप में देखें, यहाँ पर हम मैप में दिखाते हैं, ये मैप है और जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये सभी वेस्टर्न घाट या कह सकते हैं पश्चिमी घाट है। तो ये जो मैं पेन से इधर दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ये सब पूरा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। तो कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट आई उसमें पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% का जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि ये मतलब ऐसे वहां पर कुछ क्षेत्र हैं, 37% क्षेत्र है जो कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो उनको संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वो घोषित करने चाहिए। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी घाट है उसके जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी घाट के संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनको घोषित करने से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इन्होंने ये बताया कि अगर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट के हिसाब से अगर पश्चिमी घाट के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, अगर उनको संवेदनशील क्षेत्र अगर उनको घोषित कर दिया जाता है तो इन घोषित करने से इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हम संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो कई सारे प्रतिबंध वहां पर लग जाते हैं और उन प्रतिबंध लगने की वजह से कुछ जो वहां क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आजीविका का साधन वहां से नहीं जुटा पाएंगे, जिसके कारण उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शस्त्र रामानुजन 2024 पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है मैरिना बियाजोवस्क, सी ऑप्शन है मंजुल भार्गव और डी ऑप्शन है टेरेंस ताओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अलेक्जेंडर डन जो है ये शस्त्र रामानुजन 2024 पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं तो द 2024 शस्त्र रामानुजन जो प्राइज है वो मिला हुआ है किसको? अलेक्जेंडर डन को। तो अलेक्जेंडर डन ने 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। बात करें यह जो पुरस्कार है 2005 में तमिलनाडु के शस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जो तमिलनाडु का शस्त्र विश्वविद्यालय है उसके द्वारा शस्त्र रामानुजन जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह रामानुजन की जयंती पर दिया जाता है 22 दिसंबर को। तो जो 22 दिसंबर रामानुजन की जो जयंती 22 दिसंबर को है उस दिन 32 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 32 वर्ष के जो ऊपर उम्र के जो मैथमेटिशियन हैं उनको नहीं दिया जाता है, बल्कि जो 32 वर्ष से नीचे हैं, कम उम्र के हैं, उन गणितज्ञों को, उन मैथमेटिशियन को यह शस्त्र रामानुजन जो पुरस्कार है वह प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और $10,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन और यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।